ना इधर की ना उधर की बात होगी सिर्फ जनता की। नमस्कार, प्रदेश का सबसे विश्वसनीय डिबेट शो बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 2017 से पहले जब यूपी में माफियाओं का बोलबाला था, अपराधियों का दबदबा था, अत्याचार धुआंधार था, भ्रष्टाचार चरम पर था, तभी सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। वो सरकार जिसके पास नीति भी थी, नियत भी, और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री भी था। तभी शायद पिछले 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सूरत बदल दी। लेकिन बदलती सूरत पर सियासत भरपूर है, इसलिए आज हम कह रहे हैं अवसर अपार, निवेश की बहार। दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया, तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आत्मनिर्भर यूपी पर जोर दिया। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं की ओर से सरकार के कार्यकाल का बखान किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में तेजी से विकास हुआ है, जबकि 2017 से पहले यूपी में निवेश नहीं आता था, निवेशक निवेश नहीं करते थे। अब सवाल यह कि बीजेपी की राज में कितना विकास हुआ। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। यूपी में आज रोजगार की बहार है। पिछले 7 सालों में 6.5 लाख सरकारी पदों पर नौकरी। यूपी में कई कंपनियों ने निवेश किया है, यानी कि निवेश की कंपनियां बढ़ी। निवेश से करोड़ों युवाओं को नौकरी मिली है। युवाओं के लिए यह बेहतर साबित हुआ है निवेश जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। यूपी में एक वो भी दौर था जब लोग रात में अपने घरों से निकलने से डरते थे, क्योंकि यूपी में अपराध चरम पर था। सूबे के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपराध को कंट्रोल करने पर ही फोकस किया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि यूपी में अपराध पर कितना कंट्रोल किया गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 2016 से 2023 तक अपराध कम हुआ है। डकैती के मामलों में 86.97% कमी आई। लूट के मामलों में 75.66% कमी आई है। हत्या के मामलों में 43% कमी आई है। दुष्कर्म के मामलों में 46% कमी आई है। तो ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अपराध उत्तर प्रदेश में कम हुआ है पहले के मुकाबले। बहरहाल आज यूपी में ऑल इज वेल है। शायद यही कारण है कि आज यूपी निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि यूपी में कितना निवेश हुआ है। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 39.52 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। 1 करोड़ 10 लाख नौकरी रोजगार का सृजन। इन्वेस्टर समिट 2018 में 4.28 लाख करोड़ का निवेश हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का 9.2% का योगदान है। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था में दे रहा है। आज पूरे देश में यूपी नंबर 1 है। देश में सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला राज्य है। 4 अंतर्राष्ट्रीय और 11 घरेलू एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित होते हैं। तो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही देश के अंदर है। अब अगर किसी भी राज्य को तरक्की करनी है तो फिर सबसे पहले किसान को संपूर्ण बनाना होगा। योगी आदित्यनाथ ने भी अन्नदाताओं का विशेष ध्यान रखा है। बता दें कि सरकार ने किसानों को नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 2017 से 2024 तक 2.5 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान हुआ है। पिछले 7 सालों में गन्ना समर्थन मूल्य में 55 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही 2017 से 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की गई है। तो ये किसानों को लेकर काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। तो ये पूरा लेखा जोखा है जिसमें यह साफ तौर पर दिखता है कि यूपी में कितना विकास हुआ है। लेकिन सवाल यह कि योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, जो दावा किया है, उस दावे में कितना है दम। सीएम ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी में विकास हुआ है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल यह है कि यूपी में तेजी से निवेश
विपक्ष क्यों मचा रहा कलेश? यूपी में रोजगार की बहार, क्यों सियासत आर पार? सवाल यह भी कि 2017 के बाद से यूपी में कितना हुआ बदलाव? रोजगार के लिए पहले क्यों भटकते थे युवा? भर्ती परीक्षा में पहले क्यों होती थी गड़बड़ियां? सवाल यह भी, निवेशकों को पहले क्यों नहीं मिलती थी सुरक्षा? तो ये तमाम सारे सवाल जो ग्राफिक के जरिए हम पूछ रहे हैं, आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। बहरहाल आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस होगी। सवालों की बौछार करूं उससे पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा। सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के कारण लगातार प्रभावित रही। एक ओर कोविड-19 का दुष्प्रभाव और दूसरी ओर भू राजनीतिक वैश्विक तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बुरा असर पड़ा था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हुई। उस समय हमने देखा होगा हर एक फील्ड में, ऑटोमोबाइल का रहा हो, मेडिकल इक्विपमेंट का रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में हम लोगों को इससे प्रभावित होते हुए देखा गया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अपने विजनरी लीडरशिप के माध्यम से जब दुनिया कोविड-19 से अभी पछती थी, सफलतम कोविड-19 के प्रबंधन भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज बात होगी और बड़ी बहस होगी निवेश को लेकर ही। यूपी में रोजगार को लेकर जो काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है उस पर बात होगी। निवेश को लेकर सरकार की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है आज उस पर बात होगी। और निवेश को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर भी बात होगी। तो आज के अहम सवाल, इन्हीं सवालों के साथ आज बड़ी बहस में चर्चा। उत्तर प्रदेश की गति कहां जा रही है और कितनी तेज गति से यूपी पिछले कुछ सालों में आगे बढ़ा, आज इस पर फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 2017 और 2017 के पहले और बाद का यूपी क्या कहता है, क्योंकि जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास का दौर शुरू हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा हमारे साथ हैं। रत्नेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता राजेंद्र सागर हैं। राजेंद्र जी आपका स्वागत है। सपा नेता मोहम्मद अखलाक हैं। मोहम्मद अखलाक जी आपका स्वागत है। आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एच.सी. पुरोहित हैं। डॉक्टर पुरोहित आपका स्वागत है। डॉक्टर एच.सी. पुरोहित, आपके साथ ही सर मैं शुरुआत कर रहा हूं, राजनीतिक चर्चा पे जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो विकास को लेकर बात योगी आदित्यनाथ ने कही और 2017 के पहले और बाद के यूपी का जो कंपैरिजन किया है, क्या कहता है आपका विश्लेषण? जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आंकड़े पिछले कालखंड का जो जिक्र आज मुख्यमंत्री जी ने किया जी, और लगातार वो अपने संबोधन में इस प्रकार का जिक्र कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। पूरे आंकड़े आपने खुद ही दिलाए हैं। जब तक किसी भी राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होगा, ढांचागत विकास नहीं होगा, तो उद्योग धंधे उस राज्य के अंदर उस गति से विकसित नहीं हो सकते जिस गति से कि सरकारें चाहती है। तो ये आवश्यक है कि
कोई भी सरकार हो, ये जरूरी है कि उद्योग धंधों के विकास के लिए एक माकूल वातावरण का निर्माण किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो सड़क की यदि स्थिति सही नहीं है, रेलवे यदि स्पीड पे नहीं है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वहां लूज होगा। आज आप देख रहे होंगे कि लगातार देश के अंदर इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। जी। और इन्वेस्टमेंट का बढ़ना इस बात का संकेत है कि इन्वेस्टर इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो भारत के अंदर उसका ट्रस्ट हो। सिर्फ पैसों का आना इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा तो आता ही है, लेकिन साथ में एक विश्वास और एक भरोसा, एक पार्टनरशिप के लिए। इसका मतलब है कि देश के अंदर वो ट्रस्ट शिप या वो जो विश्वास का वातावरण बनाया गया है, इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के इन्वेस्टर इससे प्रभावित हैं। और इसलिए आज पूरी दुनिया के इन्वेस्टर का भारत की तरफ रुख हुआ है। उसमें उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया है। जनता ने उन पर भरोसा किया, जो वादे उन्होंने किए होंगे इसलिए वो दोबारा आए होंगे। और इसीलिए यदि वो जनता के बीच में उनको जाना है तो उनको इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना होगा, क्योंकि रोजगार सृजन उद्योगों के माध्यम से ही युवाओं को मिल पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। कैपिटल बजट इस वर्ष के भी केंद्रीय कैबिनेट बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से भी रोजगार सृजन के रास्ते उपलब्ध होते हैं। रोजगार सृजन एक नया मार्ग उससे खुलता है। और एक ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए कॉरिडोर का भी निर्माण होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो ढांचागत विकास पर पिछले कुछ समय से ध्यान दिया है, उससे उद्योग जगत में भारी उत्साह है और एक विश्वास का वातावरण देश के अंदर एक निर्माण किया गया, जिसमें इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी को भी मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इस प्रकार से एफडीआई का लगातार बढ़ना यह इंडिकेट करता है कि जी, राज्य की व्यवस्था उद्योगों के लिए प्रतिकूल है। वो इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं, उत्साहित हैं। निश्चित रूप से इसके राज्य के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और राज्य की आर्थिकी भी इससे बढ़ने में सहायक होगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। राजेंद्र सागर जी, योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 9% से ज्यादा योगदान देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश दे रहा है, ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है देश के लिए। कैसे देख रहे हैं निवेश को उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, कहने में और धरातल पे आने में बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का सितंबर 2024 आज तक की डेट में 4000 करोड़ रुपया आज भी बकाया है। अब भी खपखपाने को आप कुछ भी करें, जो इस देश की और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की एक ही हड्डी है, उसका 4 करोड़ हजार रुपया जो है गवर्नमेंट ने अभी तक पेमेंट नहीं करवाया, चीनी मिलों पे बकाया है ना। आप भी खपखपाने के लिए कुछ भी कर रहे, आप जो बता रहे हैं, आप उसके साथ ये भी बताइए कि देश में कुल कर्जा की आज कितनी जो है कितना कर्जा आज देश के ऊपर है। जब ये लोग आए थे तो जो है 50 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, आज जो बढ़ के 200 लाख करोड़ से भी ऊपर हो गया है। तो आप भी खपखपाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और जहां तक बात है, तो आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि किस तरीके से लोग मर रहे थे। 80 लाख मौतें जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 80 लाख मौतें जो है भारत के अंदर हुई है, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। कोई किसी तरीके की व्यवस्था नहीं थी, कोई किसी तरीके की जो है किसी को भी सुविधा नहीं थी। केवल एक बात उस समय थी कि जो है आपदा में अवसर, बस इस चीज को बनाया जा रहा था। और आज आप जो पिंक खबा रहे हैं, आप बताइए कि इन्वेस्ट कितना हुआ है। ये तो आपने अनुमान लगाया हुआ है। आप अनुमान के आधार पर आप लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। आप ये बताइए आज तक यहाँ पर जो है कितना इन्वेस्ट हुआ है और कितना पैसा जो है आया है, या कितनी कंपनियां जो है यहाँ पर आके काम कर रही है। और आप एक तरफ जो है कहते हैं कि अपने आप आत्मनिर्भर बनिए, दूसरी तरफ आप विदेशों से ला के जो है लोगों को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। लेकिन वो आज कब नहीं है, बेरोजगारी चरम पे आया उत्तर प्रदेश में। युवाओं को लाठियां भागी जा रही है, वो अगर रोजगार मांग रहे हैं तो उनको केवल आप हर चीज का एक जो है इवेंट बना देते हैं।
इवेंट बचने से काम नहीं चलता है। वो ठीक है। धरातल के होना नहीं चाहिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे ठीक है। रोजगार का मामला हो, हम्म। वो जमीन पर धरातल पे दिखना चाहिए, तभी माना जाएगा हाँ वाकई में काम हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा है, केवल और केवल विज्ञापन और जो केवल प्रचार किया जा रहा है, इसके अलावा ठीक है, कुछ नहीं है उत्तर चलिए प्रदेश में। रत्नेश मिश्रा जी, सागर साहब ये कह रहे हैं कि आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए कर्जा बढ़ा रहे हैं प्रदेश के ऊपर। देखिए पराग जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को, देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। पराग जी, अब मैं क्या बताऊं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शायद ट्रेनिंग दी जाए। मुझे बड़ी दया आती है इन लोगों के ऊपर कि ये बेचारे पार्टी को डिफेंड करने के लिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ये भी डिसाइड नहीं कर पाते। अभी सागर साहब गूगल से पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का पेमेंट कितना हुआ है। सोचिए, आपकी डिबेट पे बैठने के पहले उन्होंने ये भी प्रिपेयर नहीं किया कि पेमेंट कितना हुआ। अब आ जाते हैं जो इन्होंने कहा तो भैया 2016-17 में जो स्टेट जो जीडीपी थी भारत के उत्तर प्रदेश की, वो थी 12.75 लाख करोड़। 2024-25 में जो है वो है 25 लाख करोड़। 8 साल में दोगुना कर दिया हमने एसजीडीपी। ये भी आपको बताना चाहिए, तो ये भी समझना तो चाहिए। उसके साथ इसमें भी तो बताइए, आऊंगा नहीं कितना सागर साहब, बड़ा पहले है, राउंड में नहीं है। प्लीज। सागर साहब पहले राउंड में एक बार सब बोल लें फिर मैं आऊंगा। मिश्रा जी, कि मैं फिर कह रहा हूँ कांग्रेस के लोगों को, भैया ट्रेनिंग दिलवाइए। मैं निवेदन करूंगा पराग जी, राहुल जी को बोलिए ना कि इन लोग को ट्रेनिंग दिखाए, कम से कम पहला राउंड तो कंप्लीट होने दें। ठीक है, कंप्लीट। कि बस केवल बोलना है, कुछ नहीं आई बोलना है, मुद्दे पर बस मुद्दे पर केवल बोलना है। अब जो हाँ, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये लोग पूछ जाते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। देखिए, वो जो 2016-17 में जो एसजीडीपी थी यूपी की, वो थी 12.75 लाख करोड़। आज 2024-25 में आया वो 25 लाख करोड़, मतलब दोगुना हो गई। और उसमें भी 2 साल ऐसे रहे जहां पर पूरे विश्व के देश प्रदेश कोई भी वो सब रिसेशन के दौर से गुजरे हैं। तो अगर उन 2 सालों को, कोरोना काल को निकाल दिया जाए, उसके बाद भी हमने 6 साल में इकोनॉमी को डबल किया है। अब ये जो पूछ रहे थे ना कि हमारा क्या दिखा, तो भैया गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो होता है 2021 में हमारा पहला स्थान था, और 2017 में जब आपकी सरकार थी ना तब 55वां स्थान था। 55वां स्थान से पहले स्थान पे हमने पहुंचाया 4 साल में। जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स था 2021 में, उसमें हमारा दूसरा स्थान था। 2017 में जब समाजवादी पार्टी छोड़कर गई थी सरकार में, तब 64वां स्थान था। दूसरी बात, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 14% की दर से ग्रो किया है हमने। 14%। कोई भी इंडिया गठबंधन का शासित राज्य 14% से ग्रो नहीं कर पाया। और आप हमको इकोनॉमिक्स बता रहे हैं राजेंद्र सागर जी, आप ही की पार्टी का शासन है हिमाचल में। आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों और विधायकों और लोगों को वेतन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। करप्ट घोषित कर दिया, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया अपनी स्टेट को, और आप हमको यहाँ पर इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए 9.2% कंट्री जीडीपी में 9.2% हमारा क्या कहते हैं योगदान है। एक भी ऐसा कांग्रेस का स्टेट बता दे नॉर्थ इंडिया का जिसका इतना ज्यादा योगदान है। उसके बाद टोटल इंडिया के भाई मैं फिर कह रहा हूँ, आप पढ़ के नहीं आते, आपकी गलती है। हम पढ़ के आते हैं इसलिए बोलते हैं। 11.2% निर्यात में हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश की, 11.2%। और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, और ना हो तो डेटा जो बड़ी बड़ी जनरल फैक्ट्री इकोनॉमिक्स थी उनको पढ़ा करिए। केवल आके ईयरफोन लगा के, चश्मा लगा के, पीछे पार्टी का बैनर लगा लेने से कोई डिबेट करने वाला नहीं बन जाता। डेटा लेके आया करिए, तब बात किया। मेरा नाम रत्नेश। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आऊंगा, अपने मुद्दे पर आऊंगा आप लोगों के पास। अभी रिएक्शन मोहम्मद अखलाक जी का मैं लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ कंप्लीट करिए। अगस्त 2024 के रेवेन्यू में उत्तर प्रदेश के 1,725 करोड़ का इजाफा किया हमने। किस स्टेट ने किया है कांग्रेस शासन? भैया झूठ उसके सामने बोलो जो डेटा ना पढ़ता हो। ठीक है, डेटा की बात करोगे तो नंगा करके भेजूंगा राजेश सागर जी। ये डेटा बड़ा मजबूत है। ठीक है, चलिए मोहम्मद अखलाक जी, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि प्रदेश में निवेश बढ़ा है, और इस निवेश के बढ़ने का कारण क्या है? एनसीआरबी का आंकड़ा ही बता रहा है कि 2016 से लेकर 2023 तक अपराध कम हुआ है। योगी आदित्यनाथ हर बार इस बात को कहते हैं कि अपराध पहले चरम पर था, इसलिए निवेशक नहीं आते थे, अब अपराध कम हो गया है। लूट के मामलों में 75% से ज्यादा कमी आई है, हत्या के मामलों में 43% कमी आई है, दुष्कर्म के मामलों में 46% कमी आई है। कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को आप?
क्या यही एक कारण है कि निवेश बढ़ने का दावा कर रही है सरकार? पराग जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सभी लोग को मेरा नमस्कार और सलाम। स्टार्ट में वहां से करूंगा कि हमारे भाई रत्नेश मिश्रा जी अभी कह रहे थे राजेंद्र साहब को कि अभी डिबेट शुरू होने से पहले ये गूगल से पूछ रहे थे, तो मुझे लग रहा है जो आंकड़े ये नीचे देख के पढ़ रहे थे, मुझे लग रहा है गूगल या डाटा से नहीं लेके आए थे, ये अपने घर से दिमाग इनका नीचे था तो नीचे पढ़ रहे। सर, हर इंसान गूगल से और टेक्नोलॉजी नहीं तो नोट करके तो आप गूगल से ही लाए होंगे सर, नोट करके गूगल से ही लाए होंगे। ठीक है, चलिए अभी अखलाक जी को बोलने दीजिए। अभी आप ही समझा रहे थे, इंटरप्ट ना करें। ठीक है, सुनिए अभी आप ही जनरल पढ़ के आया हूँ। अरे बहुत बधाई सर आपको। अब सुने, अभी आप चलिए मिश्रा जी जवाब दे रहे थे, अखलाक जी से सवाल का जवाब देने दीजिए। अभी आपको भी बताऊंगा। अरे हम यही तो आता ही है सर। ठीक है मोहम्मद अखलाक, पेपर है, आपको भी ठीक है। बताऊंगा। रत्नेश जी प्लीज देखिए मोहम्मद अखलाक जी बड़े इत्मीनान से आप लोगों को सुन रहे थे, मुझे लगता है उनको भी आपको सुनना चाहिए अब। ठीक है, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। ये कहते खूब हैं, अभी इन्होंने राजेंद्र जी को कहा अरे सुनिए अभी नंगा कर दूंगा, बीच में मत बोलिए और मेरा आधे ज्यादा समय ये खाने का काम करे। अब सुनिए सर, हाँ। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश नहीं आ रहा। जेपीएनआईसी जैसी कंपनियां हम लोग ने बनाई थी, एक्सप्रेसवे हम लोग ने बनाए थे, और जो जिस निवेश की ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, G20 समिट हुआ था, जिस रोड से ये लोग निवेश वालों लेके आए थे ताज होटल तक, वो भी रोड समाजवादी और अखिलेश यादव साहब की बनाई हुई। क्या काम आखिर इन्होंने कर दिया? कहते तो 50 करोड़ आया, 35 करोड़ आया, 38 करोड़ आया। सर कहां चला जाता है 50 करोड़, 35 करोड़, 38 करोड़? नौकरियां इन्होंने बांट दी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कहां गई आज? उत्तर प्रदेश में 6 साल में 1 नौकरी निकलती, पुलिस भर्ती, वो भी लीक हो जाती है। 10 लोग 12 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, आपके न्यूज चैनल ने चलाया था सर। उत्तर प्रदेश में महिला के अपराध में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आप जाके ये भी आंकड़े देखिए सर। आप बात करते हैं हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, वंदे भारत का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वंदे भारत बीच में बंद हो जाती है। उसी कांग्रेस टाइम के इंजन, डीजल इंजन की जरूरत पड़ती है उस वंदे भारत को खींचने के। जिस वंदे भारत का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं, वहां पे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है। कितनी बदतमीजी उनके साथ की, ये वीडियो वायरल है, सबको पता है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा का हाल देख लिए, बरेली जैसी बड़े शहर में बच्चों के 100 कुत्ते नोच रहे, बेड नहीं है, सांड आवारा हॉस्पिटल में घुसे हैं। उत्तर प्रदेश की रोडें जल भराव के कारण समुंदर बन जाती है, उस पे ये बात नहीं करेंगे। अभी मैं एक आगरा के वीडियो देख रहा था, लोको पायलटों की भीड़ ऐसी थी, लग रहा था ट्रेन में घुसने के लिए भीड़ लगी थी, वो ट्रेन चलाने के लिए, क्योंकि अगर चला लेंगे तो उनको पैसा भत्ता मिल जाएगा। ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। 69,000 शिक्षकों भर्तियों के साथ इन लोगों ने क्या किया? कौन सा निवेश अगर किया है? निवेश तो सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था आएगा तो हम देंगे, उत्तर प्रदेश में नौकरियां दे देंगे। सर अगर नौकरियां दे रहे होते तो आज लोग डिग्रियां अपनी जला के आत्महत्या नहीं कर रहे होते। जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि हमने आंकड़े दुगने कर दिए, सर आपने बात तो किए थे हम किसान की आय भी दोगुनी कर देंगे। 700 किसान शहीद हो जाते अपना काला कानून वापस कराने में। आपकी बेशरम नहीं कहना चाहिए, माननीय सांसद है, किस तरीके से वहां किसानों के आंदोलन पे कितनी बड़ी बात उठाती हैं। विपक्ष के नेता के ऊपर कहते हैं कि इनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, जो खुद कहती हैं कि मैं घर से भागी थी, एक्टर बन गई थी, फिर ड्रग एडिक्ट बन गई। ऐसे लोग हैं इनकी पार्टी में सर, ऐसी बातें करते हैं। ये कंपेटेबल करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव साहब। ठीक है, जिस स्टेडियम में, सर खत्म करूंगा, कि जिस स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी जाके यूं हाथ हिलाते थे, वो कहते थे मैंने नहीं बनाया, वो आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने बनाया। एक्सप्रेसवे हमने बनाया, 1090 हमने बनाया। जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, डायल 100 जैसी सुविधा भी हमने दी ताकि पुलिस का जो कैडर है वो ऊपर जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राफ कम हो। आज आपकी पुलिस क्या कर रही है? भ्रष्टाचार के नाम पे दीवार फांद के जा रही है। मासूम जो पैसा वापस करने जाता है रायबरेली में, उसको बैठा के आप जबरदस्ती जेल भेज देते, जांच होती तो निर्दोष पाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जात के नाम पे सदन में बोल देते हैं कि यादव और मुसलमान है तो ये अपराधी हैं, वो निर्दोष पाए जाते हैं। कौन सी राजनीति कर रहे हैं सर? जाति के नाम पे आप कहते हैं उपचुनाव में। ठीक है सर, चलिए मैं आऊंगा अगले राउंड में, थोड़ा सा बचा के रखिए, थोड़ा सा बचा के रखिए। नहीं सर बहुत है, क्योंकि अगर जातिवादी शुरू हो जाएगी तो फिर मुझे लगता है समय भी लंबा खींचना पड़ेगा। चलिए एससी पुरोहित जी का एक रिएक्शन होगा, फिर रत्नेश जी मैं आपके पास आऊंगा। एससी पुरोहित जी, दावे दोनों के आपने सुन लिए, पक्ष और विपक्ष के एकदम विपरीत हैं। विपक्ष कह रहा कोई निवेश नहीं हुआ, अगर है तो बताइए, और उधर सरकार आंकड़े भी पेश कर रही है।
यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति को जवाबदेही निश्चित है। लेकिन जो दोनों तरफ से जो बातें हुई, ऐसा नहीं है कि अचानक ओवरनाइट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो जाए। पीछे से काम होते आता है और वो काम आगे चलता रहता है। कोई परियोजना जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बनने का परियोजना आया, आगरा से लखनऊ वाला बना, यमुना एक्सप्रेसवे बना, तो इस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, स्टेडियम बने, तो परियोजनाएं पीछे से चलती आती हैं, आगे की सरकार उसको कंटिन्यू करती है और उसका आउटकम फिर आगे दिखता है। और ये जाहिर सी बात है, राजनीतिक लोग हैं तो अपना राजनीतिक फायदा लेंगे, लेकिन हम तो जनता के फायदे को देखना चाहते हैं कि कहीं से भी आए उत्तर प्रदेश के रहवासियों का फायदा हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। और इस दृष्टि से आप देखते हैं तो अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी हुआ है नीति आयोग के द्वारा, एक सबीना एल्किरी और जेम्स फोस्टर का जो मेथड है 2010 में यूनाइटेड नेशन ने उसको अडॉप्ट किया। उस मेथड के हिसाब से AF मेथड कहते हैं उसको, उसके माध्यम से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है जी। और उसके 3 पैरामीटर हैं, एक शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन स्तर है। जीवन स्तर में मकान का बड़ा रोल है, बिजली का रोल है, कुकिंग गैस का रोल है, शौचालय का है और बैंक अकाउंट का है। कोई एक संपत्ति उनके पास होनी चाहिए, स्कूल में विद्यार्थी जाए वहां पे उसको मिड डे मील मिले, अस्पतालों में उनको सुविधाएं मिले, डॉक्टर की एक्सेस हो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इस तरह के व्यवस्थाओं के पैरामीटर पर इसको नापा जाता है। तो आप उसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक लोग, लगभग 5,94,00,000 ये आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश से इस गरीबी से बाहर निकले लोग, जो नीति आयोग का है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा लोगों को मिला होगा, जो कि उस मेथड के माध्यम से लोग बेनिफिट लोगों को प्राप्त हुआ होगा। स्कीम्स तो पहले से आती हैं। अब आप देखिए कई वर्षों से सड़कों का जाल देश में चल रहा था, क्वाड्रिलेटरल जो गोल्डन चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क योजना थी, वो आज भी चल रही थी। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो आज शुरू होती है, उसके परिणाम कई समय के बाद आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे, लेकिन उसके परिणाम है, राजनीतिक लोग हैं उसको उठाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि उद्योगों का आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर FDI बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आप उसको देखेंगे, कभी इक्विटी सेक्टर में है, कभी बॉन्ड के अंदर बढ़ रहा है, कभी इक्विटी सेक्टर में कभी कम होता है तो बॉन्ड के अंदर, लेकिन कंटिन्यूअस उसमें इंक्रीमेंट देखा जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ट्रस्ट देश के अंदर बढ़ा है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी स्कीम मुझे जो लगती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए एक महत्वपूर्ण या कारगर सिद्ध हो सकती है, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हर जिले को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जिले के अंदर कौन सा उत्पाद हो सकता है। इसको देखिए ग्रामीण स्तर पर और लोकल स्थानीय स्तर पर, और उसी समय वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया गया कि स्थानीय उत्पाद को हम डिमांड करें मार्केट के अंदर, उसका उपभोग करें और वो मांग जाएगी काश्तकार के पास, वो मांग जाएगी मैन्युफैक्चरर के पास। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक जिले के एक उत्पाद पे यदि कंसंट्रेट करेगा, जहाँ पे उसकी रॉ मटेरियल की उपलब्धता है, तो वह प्रोडक्ट सस्ते दाम पे बाजार में उपलब्ध होगा, उसकी मांग करेंगे तो वो मांग काश्तकार के पास जाएगी, ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन होगा। और यही ट्रेड का इंडस्ट्री का सिद्धांत है। मांग बढ़ेगी तो सप्लाई के लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करेंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको बाजार चाहिए, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यदि कनेक्टिविटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, आवागमन एक्सेस होगा, एक्सेसिबिलिटी होगी कंज्यूमर तक उस मार्केट को पहुंचाने की, तो निश्चित रूप से वो इंटरनेशनल मार्केट तक भी जाएगा। और ये बात मुझे लगता है कि इसके परिणाम आने वाले दिनों में और भी बेहतर होंगे। लेकिन प्रयास अच्छा है ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन के लिए और काश्तकारों को मजबूत करने के लिए एग्री बेस्ड और हॉर्टिकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स को यदि हम स्टैब्लिश करेंगे, उनको स्थापित करेंगे, और जिस तरह से कि ये आत्मनिर्भर भारत में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को पुनः प्रभावित किया गया, इनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के इंफ्रास्ट्रक्चर को दायरे को भी इसमें बढ़ाया गया, कैचमेंट को भी। तो मुझे लगता है कि इससे उन काश्तकारों को, उन उद्यमियों को फायदा होगा जिनकी इन्वेस्टमेंट छोटी है, कैपेसिटी छोटी है, और उसको ठीक है। चलिए रत्नेश जी, आप अपनी बात रखिए, चूंकि सवाल सागर साहब ने भी उठाए हैं, अखलाक जी ने भी उठाए हैं। मैं चाहूंगा दोनों की बात का उत्तर दें, लेकिन थोड़ा संक्षेप में रखिएगा सर प्लीज। देखिए पराग जी, देखिए मैंने एक बात अखलाक भाई
की नोट की है पॉइंट वाइज, और मैं एक एक बात का पॉइंट वाइज जवाब दूंगा। अखिलास भाई से मेरा निवेदन है कि प्लीज बीच में मत टोकिएगा, ठीक बोलिए है? आप, बोलिए। उसके बाद आप मुझे हर बात का इन्होंने पहली बात अपराध की बात की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में मुकुल द्विवेदी एसपी हुआ करते थे मथुरा के, और उनको जवाहर पार्क में लोगों ने मार दिया था, एसपी को मार दिया था। जियाउल हक डीएसपी हुआ करते थे, प्रतापगढ़ में उनकी हत्या हो गई थी। इनकी पार्टी के नेता हुआ करते थे, बार बार मंत्री बनते थे। विनोद कुमार सिंह पंडित से उन्होंने गोंडा के सीएमओ को मंत्री बनने के बाद किडनैप कर लिया था अपने आवास पर। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हजरतगंज कोतवाली से पुलिस वालों को निकाल कर पीटा था। ये था इनका कानून व्यवस्था। दूसरा, इन्होंने रोड की बात की, भैया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना के दिया हमने, और गंगा एक्सप्रेस वे बना के दिया, और आगे भी एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और बना के देंगे। उन्होंने महिला अपराध की बात की, ठीक है भाई, अब इसमें हम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि हम समाजवादी बलात्कारियों को रोक नहीं पाते। हम सलमान खान को नहीं रोक पाए, हम मोहित खान को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, हम नवाब सिंह यादव को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। अभी वीरेंद्र बहादुर खान मऊ का समाजवादी पार्टी का नेता, जिसकी फोटो मंच पर अखिलेश यादव के साथ है, उसके ऊपर उसके सहयोगी उसके सहयोगी ने उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। तो जब समाजवादी पार्टी पूरी बलात्कार करने में ही कूद जाएगी, तो अब अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती तो कहते हैं मुसलमान देख के कार्रवाई कर रहे हो, यादव देख के कार्रवाई कर रहे हो। एक पॉइंट और, इन्होंने रोजगार की बात की, ठीक है, तो लेखपाल भर्ती की हमने, पुलिस भर्ती की हमने, शिक्षक भर्ती की हमने, और पराजी यूपी पीसीएस के 8,705 पदों पर जो समूह का और खाकी भर्तियां थे उस पर हमने भर्ती की, ठीक है। साथ चले गए अखलाक साहब, कह दीजिए जुड़ जाए फिर, ताकि मेरा जवाब सुन सके तो अच्छा लगेगा। अब इन्होंने सुन रहा हूं सर, मैं सुन रहा हूँ, जवाब भी दूंगा आपको, सुनिएगा आप भी। देखिए सागर साहब पर आ जाइए, अब सागर साहब पर आ जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं नहीं, अभी अखलाक भाई का एक पॉइंट है, ये लोग जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना, राजी, तो मुझे बड़ा मैं बड़ा अचंभित होता हूँ कि ये कौन सा सामाजिक न्याय है जिसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सांसद है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाचा सांसद है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाचा विधायक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा का लड़का सांसद है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सांसद है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दादाजी का लड़का सांसद है। भैया सामाजिक न्याय, गजब का सामाजिक न्याय। ये जब ये अखलाक साहब की कम्युनिटी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी, भैया मुलायम सिंह यादव ने कभी डिप्टी सीएम बनाया, ना तो अखिलेश यादव ने कभी डिप्टी सीएम बनाया। ठीक है, आप सागर साहब पर आइए बहुत जल्दी से। अखिलेश यादव का, ठीक है, आप सागर साहब पे आ जाते हैं। सागर साहब की बात मैं क्या ही करूं, इनकी पार्टी की एक सरकार है, हिमाचल की बैंकरप्ट हो गई। अब बताइए, इनके यहाँ ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं और कर्नाटक में एससी एसटी के वेलफेयर के लिए जो केंद्र फंड देता है उस फंड में ही घपला कर देते हैं। इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि एससी एसटी की बात करेंगे, लेकिन ना उत्तर प्रदेश में ना इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एससी एसटी ओबीसी है, ना इनका प्रदेश का प्रभारी एससी एसटी ओबीसी है। अविनाश पांडे सवर्ण है, अजय राय सवर्ण है, इनकी पार्टी का महासचिव सवर्ण है, इनकी पार्टी के आधा से ज्यादा सचिव सवर्ण है, इनकी पार्टी के आधे से ज्यादा उपाध्यक्ष सवर्ण है। और अब मैं इनको जवाब देते चाहूँ, हमारे डिप्टी सीएम बैकवर्ड है, संजय निषाद जी बैकवर्ड है, राजभर जी बैकवर्ड है, भूपेंद्र यादव जी बैकवर्ड है, शिवराज सिंह चौहान जी बैकवर्ड है, मोहन यादव बैकवर्ड है, साहब जी बैकवर्ड है। उसके बाद में चले तमाम सारे नाम में गिना देता हूँ। देखिए दिक्कत क्या है कि ये कांग्रेसी और सफाई संविधान को केवल लहराते हैं, हम भाजपाई संविधान को पढ़ते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समझते हैं, और जो उनका विजन है उस विजन के साथ। चलिए मोहम्मद अखलाक जी बहुत संक्षेप में रखिएगा। ये जो बार बार विकास को लेकर बात कही जा रही है, रत्नेश जी भी कह रहे हैं, सरकार के तमाम लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि देखिए सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है, और 7 साल की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान हमने कर दिया है, 7 सालों में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया, 2017 से 3 नई चीनी मिलों की स्थापना हुई है। तमाम सारी जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, फिर ये क्या है? और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि अपराध अलग अलग क्षेत्रों में कम हुआ है, वो आंकड़े कैसे फिर झूठ बोल सकते हैं? अखलाक जी सर, अब रत्नेश जी सुने जब इन्होंने बात करी खत्म करते हुए कि चाचा विधायक सांसद वो भतीजा ये वो, तो सर हम जनता के बीच में चुनाव लड़के जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिना बनाए बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं उसके बाद आईसीसी के अध्यक्ष बन जाते हैं। जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता हमको वोट देती, भरोसा करती है, और तब हम चुनाव जीत के आते हैं। तो ये परिवारवाद, जिसका परिवार होगा वो परिवार आगे बढ़ेगा, जिनका परिवार ही नहीं है, जो अपनी बीवियों को छोड़े बैठे हैं, अपने बच्चों को छोड़े बैठे, वो परिवार की बात ना करें। आदरणीय राजनाथ जी का भी परिवार है, उनका भी बेटा विधायक है, और वो भी चुनाव लड़ते और जीत के आते, मैं सम्मान करता हूं उनका। इन्होंने बात करी कि हमने एक्सप्रेसवे बनाए, बुंदेलखंड भी आपकी देन है सर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, ये नहीं पता चलेगा कि सीट के बैठे हैं कि छत पे बैठे हैं। आप अयोध्या की बात करिए,
अयोध्या की लाइटें जो लगी होती हैं वो चोरी हो जाती हैं, अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन आपने बनाया उसकी दीवार गिर जाती है, अयोध्या की सड़क धंस जाती है बारिश में, उस पर बात नहीं करेंगे। और भी चीजें इन्होंने कि हमने गरीबी हटाया, क्या गजब गरीबी हटाया सर। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से हटाया और 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये कौन सी क्रोनोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं हमको समझ में नहीं आता है सर। भारतीय जनता पार्टी बहला सकती है, फुसला सकती है। ये अभी कह रहे थे कि ओबीसी बैकवर्ड, सर 69,000 बच्चे ओबीसी के ही हैं। अब सुनिएगा, मैंने सुना था सर, सुनिए, अरे सुनिए, मैंने सुना था, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनने का काम करिए। अरे अब सुन तो लीजिए, मैंने भी सुना था सर आपकी बात। यही इनकी सच्चाई, यही सीख के आते हैं कि दूसरे को ज्ञान तो बहुत देते हैं, खुद सुन नहीं पाते। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी है, वो घोटाला किया इन्होंने। बात करी बलात्कार की, समाजवादी पार्टी कभी किसी बलात्कारियों का साथ नहीं देती है आप, और ये भूल गए इनके ही आईटी सेल के, इनके ही आईटी, मोहित खान कोई सपा का नेता नहीं है, मोहित खान कोई सपा का पदाधिकारी नहीं है। सुनिए मेरी बात, बिना पद के पराग जी, मैं ऐसी डिबेट तो मुझे लगता है मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, सवाल करते हैं तो एक एक करके बहुत जल्दी से, मोहम्मद अखलाक ये बहुत जल्दी से वाइंड अप कर। ठीक है, एक मिनट सर, मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी, एक मिनट सुन लेते हैं, जवाब कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको भी मौका दूंगा। मोहम्मद अखलाक बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए। पराग भाई सुनने का काम इनसे कहिए। ठीक है, ठीक है, हो गया, प्लीज। ऐसे समय ही खराब होगा सर, समय ही खराब होगा, समय ही खराब होगा, प्लीज। अखलाक जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए। अब ये सुनने काम करे सर, ना तो जनता इनकी बात सुन पाएगी ना मेरी आवाज सुन पाएगी। सुनिए रत्नेश जी, सुनिए, अभी आप बड़ी बड़ी बातें करते, नंगा करने का, हम समाजवादी के लोग हैं, अभी नंगा करते हैं और अच्छी चीज करते हैं। इन्होंने, आप ये भूल गए आईटी सेल के बीएचयू। अरे सुनिए सर, गुंडे, हम गुंडे की बात आप करते हैं, मुझे पता आप लोग नंगे होते हैं। नवाब सिंह यादव भी अरे भाई सुन लीजिए, अब सुनने का भी काम। ठीक है, चलिए देखिए, मैं बहुत जल्दी से, चूंकि एक मिनट रुक जाइए, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए सभी लोग, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। अखलाक जी, मैं बहुत जल्दी से आज के मुद्दे पर आके एक फाइनल रिएक्शन आपसे चाह रहा हूं, क्योंकि समय अब खत्म हो रहा है मेरे पास। 10 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा। आप अपनी बात के साथ मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। 20 सेकंड तो निवेश को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है कि 17 के बाद निवेश बढ़ा, क्या उसको आप झुठला रहे हैं? एक लाइन में उत्तर। आप पराग जी का भी टाइम खा रहे हैं सर। ठीक है, आप एंकर प्लीज रत्नेश जी, देखिए समय खत्म हो रहा है, प्लीज मेरे को वाइंड अप करना पड़ेगा, फिर मैं किसी के पास नहीं आ पाऊंगा। प्लीज अखलाक जी बहुत जल्दी से रखिए अपनी बात कंप्लीट। अरे आंखें चाहिए होती हैं सर देखने के लिए, इनकी बात का मैं बोल रहा हूँ। अरे सर ठीक है, आप जवाब दे लीजिए। सुनेंगे तब जवाब मिलेगा ना सर। बीएचयू, अरे सर सुने तो सर, प्लीज एक एक करके सर, प्लीज एक एक करके रखिए। अरे सुनिए सर, सुनिए, अभी बीरेन्द्र बहादुर पाल का भी वीडियो आएगा, वो भी नंगे ही मिलेंगे आपको। चलिए सुनिए, अरे ठीक है, अरे इस तरह की डिबेटें मैं नहीं कर रहा हूं, आप जैसे के लोग। ठीक है, हो गया सर। अब मिश्रा जी प्लीज सुन लीजिए। मुझे नहीं पता, सुनने का काम करिए। आपके अंदर अगर सुनने की हैसियत नहीं हो तो डिबेट पे मत आया मैं भी पूछूंगा, डिबेट पे मत आया करिए आप। चलिए ठीक है, चलिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है मुझे, वक्त मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे निवेश को लेकर राजनीति ना हो, सियासत ना हो और निवेश बढ़े, चूंकि ये जनता के विकास की बात है और उसमें सभी पार्टियों का सहयोग भी उतना